पेट्रोलियम पदार्थ प्रकरण। पेट्रोलियम पदार्थ। देखो ये पेट्रोलियम पदार्थ, ये पेट्रोल है ना, हमारा पेट्रोल, ये अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला वनस्पतिक तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और उनका रासायनिक तथा तापीय क्रियाओं से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्रों में उपयोग में लिया जाता है। देखो पेट्रोलियम पदार्थों से ही हमारी मशीनें चलती हैं, हमारी मशीनें चल रही हैं, पेट्रोल से चल रही है, और खनिज तेल ये प्राकृतिक गैस तो मिलती है जमीन के अंदर। जब हम खुदाई करते हैं खनन के द्वारा, गैस रहती है ऊपर और ये गैस के नीचे मिलता है, ठीक है। परिवहन चलते हैं, देखो साधन चलते हैं, मशीनरी चलती है, तुम्हारे आने जाने के साधन है, जो मोटर है, जो मोटर से चलने वाले हैं, जिनमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है या ऑयल डालना पड़ता है, वो सारे के सारे पेट्रोलियम पदार्थ में ही आते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों से फिर उनको अलग करते हैं, ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है, ये चारकोल है, ये ऑयल है, ठीक है। हाँ सर, इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी व मध्य गुजरात, मुंबई मेसन तथा गोदावरी कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र। देखो देश के कुल उत्पादन का, जो देश में कुल उत्पादन हो रहा है पेट्रोलियम पदार्थों का, वैसे बहुत कम उत्पादन हो रहा है। ज़्यादातर हम खाड़ी के देशों पर ही निर्भर करते हैं पेट्रोलियम के मामले में, पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, क्योंकि वहीं से हमारा डीजल और पेट्रोल आता है, खाड़ी के देशों से। लेकिन फिर भी जितना हमारे भारत में कुल इसके भंडार हैं, उनका 90% उत्पादन महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात व राजस्थान में किया जाता है। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरियों को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बहरौना, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डेगोई, जामनगर को भेजा जाता है। देखो ये रिफाइनरी है, अपने मथुरा में भी है रिफाइनरी, ये अपने ये पेट्रोलियम पदार्थ है, इनको शुद्धिकरण करती है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन 38%, उर्वरक निर्माण 33%, शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध कराती है। देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र में 71% तथा 11% गुजरात, आसाम में 7% तथा राजस्थान 2% किया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार। राजस्थान में पेट्रोलियम राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार राजस्थान की जब नंबर आता है, देखो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ इसको बहुत भंडार है। एक विदेशी कंपनी केयर एनर्जी, उसने बहुत खुदाई की सब हमारे राजस्थान में, और जब इसने बताया कि बीकानेर, बाड़मेर, मरुस्थलीय इलाके हैं सभी, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर बॉर्डर पर और पड़ते हैं, गंगानगर,
गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में, गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है साहब, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार हैं। गुड़ामालानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर्न इंडिया द्वारा 91 कुएं खोदे गए हैं, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक है साहब। अब है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा कैसी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। एक औंस यूरेनियम से 100 मैट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। यद्यपि यह ऊर्जा खर्चीली है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत शक्ति होती है। इस कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। 1948 में परमाणु ऊर्जा का गठन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका गठन कब किया गया है, तो ध्यान रखना आप। जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। इन परमाणु रिएक्टरों के द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम, धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में, बिहार की सिंहभूमि, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में पैगमेमाइट शैलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में मानोजाइट चट्टानों में थोरियम के भंडार, केरल तथा बिहार, इल्मोनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। राजस्थान में खनिज, देखो राजस्थान को राजस्थान में खनिज, राजस्थान में खनिज, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है जी, ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देखो, राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। कितने प्रकार के? 79 प्रकार के। 80 में एक कम रह गया था। समझ में आ रही बात? जिनमें 44 तो हैं बड़े, 23 हैं छोटे। कितने?
छोटे, और 12 हैं गौण। गौण ये खनिज हैं, 79 प्रकार के खनिज हैं राजस्थान में। एक कमस्ती कहने का मतलब 44 दिन में बड़े, 23 छोटे, 12 गौण। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से, मिटा दो इस लाइन को, खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है साहब। अब आप कहने लग जाए साहब पहला स्थान कौन का है, तो भैया प्रथम स्थान पर है एमपी है पहले स्थान पर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश कहते हैं जिसको, फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है तुम्हारा दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन सा है, राजस्थान, ठीक है सर। यह देश का 22%, कितने प्रतिशत, 22%, यह देश का 22% है। अपना जो यह है ना, ये राजस्थान है जो, तो देश का कितने प्रतिशत है, 22%, ठीक है सर। अब देखो सर, राजस्थान के कुछ नगर और कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध हैं। तो देखो, कौन कौन से हैं साहब, राजस्थान की ताम्रनगरी, राजस्थान की ताम्रनगरी किसे कहते हैं, ताम्रनगरी का मतलब तामा, खेतड़ी, ये मैंने बताई थी ना, झुंझुनू सीकर बताई थी आपको, खेतड़ी में। तो खेतड़ी को क्या कहते हैं, राजस्थान की ताम्रनगरी। भैया तामा निकलता है यहाँ से बहुत ज्यादा। संगमरमर नगरी, राजस्थान की संगमरमर नगरी, मकराना हो गई, ठीक है सर। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है। तो राजस्थान में कुछ खनिज ऐसे हैं जिनको एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात वो राजस्थान में है। कुछ निम्न खनिज हैं
जिनके कारण जिनके कारण राजस्थान जिनके कारण राजस्थान को भारत में एकाधिकार प्राप्त है। भैया कौन कौन से खनिज हैं जिनके मामले में, जिनके कारण राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है भारत में? अच्छा, जैसे संगमरमर, संगमरमर हो गया साहब। संगमरमर के बाद में है साहब सीसा, सीसा के बाद जस्ता, संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बोलस्टोनाइट, बोलस्टोनाइट के बाद में है साहब जास्पर, ये भी भैया खनिज है। फ्लोराइट आदि, और भी हैं खैर, अपन आदि लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो पाठ था आज कंप्लीट हो गया है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला। अब अगला जो पाठ चलेगा वो चलेगा विनिर्माण उद्योग। अगला जो पाठ है वो है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। भैया ये विनिर्माण उद्योग क्या है, पहले ये बताओ हमको आप। यह विनिर्माण उद्योग क्या है? देखो, कृषि तथा खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को, कृषि तथा खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए, रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। कृषि तथा खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूपों में या बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। समझ में बैठ की बात नहीं बैठी? देखो भाई,
हमारे भारत देश में खूब तो लोग कृषि करते हैं और खूब खनन क्रिया होती है। खनन क्रिया भी खूब हो रही है, कृषि भी खूब हो रही है साहब हमारे भारत देश में। अब हमको करना क्या है, पहले ये बताओ हमें आप। देखो, हमारे खेतों से और हम कपास उगा रहे हैं साहब, कपास ले रहे हैं खेतों से, कपास की पैदावार हो रही है। तो भैया देखो, ये जब कपास हमारे खेतों से हमको मिल रही है, किसान लोग ले रहे हैं, तो हमको अब इस कपास के रासायनिक और भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बनाना है सब, अनेक बहुआयामी तरीके से, अनेक तरीके से। हमको इस कपास से कपड़ा बनाना है। भाई कपास को थोड़ी काम मिल, कपड़ा कपास को थोड़ी पहनेंगे हम। ऐसे ही साहब आपको लोह अयस्क है, मैंने आपको बताई थी लोह अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? कच्ची धातुओं को अयस्क कहते हैं। भैया जब तक इससे कल पुर्जा नहीं बनेंगे, कृषि के यंत्र नहीं बनेंगे, परिवहन के साधन नहीं बनेंगे, रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं बनेंगी, हमारी मोटरसाइकिल नहीं बनेगी, पंखा नहीं बनेगा, कूलर नहीं बनेगा, गाटर नहीं बनेगी, जब तक लोह अयस्क कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। और जब इनसे रासायनिक और भौतिक गुणों को बहुआयामी तरीके से, कहीं तो कृषि के यंत्र बनाएंगे हम, कहीं यातायात के साधन बनाएंगे, कृषि के यंत्र, घरेलू बस चीजें बनाएंगे सब, घरेलू चीजें, हथियार बनाएंगे सब, हथियार, जभी तो मानव के लिए उपयोगी होंगी अनेक तरीका से, ये जभी तो अनेक तरीका से मानव के लिए उपयोगी होंगी भाई। अब देखो, लोह अयस्क से कृषि यंत्र बनाना, यातायात बनाना, घरेलू चीजें बनाना, हथियार बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ना से और चीनी बनाना, यही तो बहुआयामी रूप है साधन का। देखो, ये कृषि है, ये तुम्हारे खनिज हैं। कृषि और खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए पदार्थों को, रासायनिक और भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री। उद्योग का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री, कल कारखाना, कल कारखाना भी कहते हैं इसको, कारखाना, ठीक है, कारखाना, इसको कारखाना भी कहते हैं, उद्योग भी कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखो साहब, ये उद्योग ही तो हैं, फैक्ट्रियां ही तो हैं जो कपास से कपड़ा बनाती हैं, गन्ने से चीनी बनाती हैं, लोहे से कृषि यंत्र बना देती हैं। ये फैक्ट्रियां हैं, ये उद्योग हैं। अब हमको ये देखना है कि हमको ये उद्योग लगाने कहाँ हैं, ये फैक्ट्रियां कहाँ लगानी है, इनका निर्माण कहाँ करना है। देखो, आपको दो बात ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो ये जो परिभाषा लिखाई थी, हमने अभी बताई थी आपको, कृषि तथा खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। ये तो आपको परिभाषा बता दी, पर देखो उद्योगों से फायदा कितना कितना है। एक तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है साहब, हमको कपड़ा चाहिए, फैक्ट्री है, कपास से कपड़ा बन जाएगा साहब। चीनी चाहिए, गन्ना से चीनी बन जाएगी। कृषि के यंत्र चाहिए यातायात के साथ। हमारी जो आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता उनको पूरा करते हैं ये उद्योग हैं। जो हमको जूते पहनने, सैंडल पहनने का,
उद्योगी तो पूर्ति करेंगे हमारे, उद्योगी तो बना के देंगे, लेदर खरीद कर लाएंगे, रबड़ वगैरह रखता है, कपड़ा है, फिर उसके जूते बनाएंगे, चमड़ा वगैरह। तो एक तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उद्योग। दूसरी बात, ये रोजगार देते हैं। क्या देते हैं? रोजगार। ये रोजगार को बढ़ाते हैं, बेरोजगारी की समस्या को दूर करते हैं। देखो, जब बेरोजगारी की समस्या है तो लोग गरीब बने रहेंगे, गरीबी दूर होगी नहीं। और जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि रोजगार के द्वारा उनका शैक्षिक विकास होगा, उनका सामाजिक विकास होगा, उनका सांस्कृतिक विकास होगा, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तुम बताओ, जब एक साथ ही कई विकास हो जाते हैं, आमदनी मिल जाने से, रोजगार मिल जाने से, तो सर्वांगीण विकास हो जाता है। जब लोगों को फैक्ट्री में काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा लेंगे साहब, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक रहेंगी, अड़ोस पड़ोस में स्कूल बन जाएंगे साहब, हॉस्पिटल खुल जाएंगे साहब, बैंकें खुल जाएंगी कि नहीं खुल जाएंगी। उनका अनेक क्षेत्रों में विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा। अब तो छोटे बच्चे भी और बड़े बड़े होशियार हो जाएंगे। गरीब का बच्चा भी अब तो IIT करेगा, PMT करेगा, हैं, दुनिया भर के ऐसे अच्छे कोर्स करेगा, MBBS बन करके आएगा। कल आपको हम एक बात बताते हैं, कल एक समाचार पत्रों में आई थी कि बाड़मेर का एक गांव है, बहुत रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है, आने जाने के साधन भी अच्छे नहीं है, मिट्टी के टीले हैं ना, तो धोर पानी की समस्या भी है। और एक किसान था बेचारा, उसके 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। और लड़का जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 5 लड़कियों में से 4 लड़कियों की तो उसने शादी कर दी, एक लड़की और एक लड़का रह गया। लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता था और उसके पिताजी का देहांत हो गया कोई लंबी बीमारी के कारण। उसकी माँ ने नरेगा में काम करके सहारा लेकर के उस बच्चे को पढ़ाया, 10वीं क्लास पास की। फिर उसको कुछ लोगों ने और सहायता देना प्रारंभ कर दिया। उसने जैसे तैसे 12वीं क्लास पास करी, अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबरों से पास करी। और फिर IIT की तैयारी करने के लिए सीकर चला गया। वहाँ उसने और एयरफोर्स की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। और वहाँ उसका एयरफोर्स की जब तैयारी करी तो एयरफोर्स में उसका नंबर आ गया। वो एयरफोर्स में जब नंबर आ गया तो पूरे के पूरे जो वो गांव था उसमें खुशी की एक तरह से लहर पहुंच गई था। उस लड़के को, गरीब लड़के को देख करके भी और भी बच्चे स्कूल जाने लग गए, और भी उनके अंदर उमंग आ गई। तो बताओ, उनकी गरीबी दूर हो करने में, उनके शैक्षिक विकास में वो रोजगार साधन बना कर नहीं बनाने। तो ऐसे ही लोगों को जब फैक्ट्रियों में काम मिलने लग जाएगा, उद्योगों में काम मिलने लग जाएगा, तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनका शैक्षिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ाएंगे कल।